पर्थ में पाकिस्तान के 11 कौन से मैदान में उतरेंगे उसका ऐलान कर दिया गया है। उसमें 2-3 नाम ऐसे हैं जिसके ऊपर बहुत डिस्कशन चल रही है कि उनको नहीं होना चाहिए था और दूसरे खिलाड़ियों को होना चाहिए था, बट मुझे एक नाम के ऊपर है और जिसके ऊपर मैं आज का व्लॉग भी बना रहा हूँ और बहुत से लोग एतराज़ उठा रहे हैं कि एक दो क्रिकेटर्स के नाम पे जो मैं थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि वो क्यों शामिल हैं और क्यों उनका होना शायद बेहतर भी रहेगा। और एक नाम जो मुझे लगता है कि शायद नहीं होना चाहिए था, उनकी जगह पे दूसरे फास्ट बॉलर होने चाहिए थे, उसके ऊपर आज का डिस्कशन करूँगा। मगर ख़ास पॉइंट जिसके ऊपर बातचीत हो रही है कि मोहम्मद रिजवान नहीं है, सरफराज अहमद हैं, सलमान आगा हैं और उनकी जगह पे मोहम्मद रिजवान नहीं हैं, फ़हीम अशरफ खेल रहे हैं और कोई एक भी स्पिनर नहीं है, यानी टिपिकल स्पिनर एक भी नहीं है इसके अंदर। और फ़हीम अशरफ खेल रहे हैं। बहुत से लोग डिस्कस करें कि फिर तो हसन अली हो जाना चाहिए था और या मीर हमज़ा होना चाहिए था। ये 3-4 पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, मगर सबसे मेन पॉइंट के सरफराज अहमद को प्रेफरेंस दी गई है मोहम्मद रिजवान के ऊपर। उसकी ख़ास वजह है, उसकी वजह यह है कि सरफराज अहमद ने 2019 में अपने टेस्ट मैच के बाद लंबे गैप में आए और 2022 में उन्होंने दिसंबर 2022 में अपना फिर पहला टेस्ट मैच खेला, यानी लगभग 3 बरसों के बाद। उसके बाद 2023 के अंदर भी उन्होंने 3 टेस्ट मैच खेले, यानी कुल मिला के 3.5 मैच में। इसलिए कहूँगा कि कोलंबो में जो श्रीलंका के खिलाफ खेला था, एक में इंजरी की वजह से वो इनिंग नहीं खेल पाए थे, कंकशन इंजरी हुई थी जिसकी वजह से मोहम्मद रिजवान ने वो इनिंग खेली थी, वहाँ पर उन्होंने 50 की थी कोलंबो के अंदर, नॉट आउट भी रहे थे। तो मोहम्मद रिजवान की आखिरी इनिंग 50 रन्स नॉट आउट है, वो भी फॉर्म में है। इसमें एक बात क्लियर होनी चाहिए, ये बहुत टफ डिसीजन है, बट इट्स गुड फॉर पाकिस्तान कि आपके पास दोनों बेहतरीन ऑप्शन मौजूद हैं कि आप किसी को भी ले सकते हैं। मगर सरफराज अहमद को फोकस इसलिए दी गई है कि 2022 और 23 के अंदर लगभग 4 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं, जिसमें से 3 50 हैं और एक सेंचुरी है। और मोहम्मद रिजवान जो वाइट बॉल के अंदर तो कोई उनके ऊपर डाउट नहीं कर सकता, टेस्ट में भी मुझे उन पर कोई डाउट नहीं है, मगर रैकेट देखे जाएँ तो इन 2 बरसों के अंदर उन्होंने 8.5 खेले। मैं 8.5 इसलिए कह रहा हूँ कि आखिरी जो 50 की है उन्होंने वो कंकशन में आके की थी, वो मैच दरअसल सरफराज अहमद ने खेला था। वैसे 8 मैचेस खेले हैं उन्होंने, जिसमें उनका एक 100 भी है और बड़ा वो ज़बरदस्त 100 था जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार रहा था, तो उन्होंने सेंचुरी की थी कराची के अंदर। और एक उनकी 50 है जो मैंने आपको कोलंबो में बताई है, और बीच में उनका थोड़ा सा बैटिंग लैप्स चला था तो ज़्यादा रन नहीं किए थे, इसलिए ही तो सरफराज अहमद को शामिल किया गया था। तो ये एक चीज़ क्लियर है कि सरफराज अहमद का रैकेट बोल रहा है कि उनको ही खेलना चाहिए, इसलिए वो खेल रहे हैं। और इस पर मोहम्मद रिजवान ने भी बड़े अच्छी स्टेटमेंट दी, उन्होंने बोला कि सरफराज का ही हक बनता है। तो ये बात क्लियर है कि सरफराज इसलिए खेल रहे हैं, मोहम्मद रिजवान इसलिए नहीं खेल रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर सरफराज की जगह पे मोहम्मद रिजवान नहीं है तो फिर एज ए बैटर आप मोहम्मद रिजवान को खिला दें, आपने सलमान आगा को क्यों शामिल किया हुआ है? तो मुझे जो ज़ाती तौर पे ये लगता है कि आपके पास कोई स्पिनर नहीं है पूरे पूरे 11 के स्क्वाड के अंदर, तो आपको कहीं पे स्पिनर तो यूज़ करना है, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या रह जाती है? सौ शकील को आपने बहुत कम बॉल करते देखा है, बाबर आजम नेट में बॉल करते हैं, मैच में बहुत कम करते हैं, अगरचे अंडर 19 में वो करते रहे हैं। तो इस पूरे 11 के अंदर अगर देखा जाए कुछ थोड़ा बहुत अगर आपको एज मिल सकता है तो वो सलमान आगा हैं, इसलिए उनको शामिल किया गया है कि सलमान आगा से आपको प्लस एज मिल जाएगा कि आप स्पिन के उनसे 10-15 ओवर गिरवा सकते हैं। फिर एक और ख़ास बात कि आपके पास खुरम शहजाद और आमिर जमाल ये वहाँ डेब्यू कर रहे हैं। पर्थ हंटिंग ग्राउंड माना जाता है बैटर्स के लिए और खासकर एशियन टीमों के लिए। वहाँ पर फास्ट बॉलर का डेब्यू उनके लिए एक ड्रीम है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर एक बार याद रखिएगा, 2005 के अंदर मोहम्मद खलील जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने डेब्यू किया था और लगभग पहली इनिंग में 16 ओवर किए थे, दूसरी में 9.5 ओवर किए थे, कोई विकेट नहीं मिली थी दोनों इनिंग्स में उनको। तो ये खास है कि पर्थ अगरचे हॉन्टिंग ग्राउंड ज़रूर है, बॉलर्स के लिए जन्नत माना जाता है, मगर वहाँ पे गुड लाइन एंड लेंथ बहुत मैटर करती है। तो ये दोनों फास्ट बॉलर्स को खुश भी होना चाहिए और इस माजी को भी देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि वहाँ पे आपको विकेट ना मिले, क्योंकि पर्थ जो है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेलता है और एशियन टीमों का शिकार करते ही पर्थ के अंदर हैं वो। और पाकिस्तान का रैकेट कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है नहीं पर्थ के अंदर, मगर अगेन एक गुड चांस है कि खुरम शहजाद और आमिर जमाल वहाँ पर बॉलिंग डालेंगे जो बॉलर्स के लिए विकेट मानी जाती है, और फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर फास्ट बॉलर्स कहीं पे भी बॉल डालें उनको एज तो मिलता ही है। तो ये उनके लिए एक अच्छी चीज़ है। मगर एक पॉइंट है कि फ़हीम अशरफ, मैंने बहुत से व्लॉग किए जिसमें मेरी राय ये है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आई विश के मैं कम से कम इस टेस्ट मैच को लेकर तो ज़रूर गलत हूँ, कि फ़हीम अशरफ की जगह नहीं बनती है। मुझे लगता है कि मीर हमज़ा को लेना चाहिए। आप शायद ये सोच रहे हैं कि यार मीर हमज़ा भी आ जाएगा, पहले 2 फास्ट बॉलर डेब्यू कर रहे हैं, मीर हमज़ा भी लंबा नहीं खेले हुए हैं, ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेले हैं। बट आप एक चीज़ देखें कि मीर हमज़ा डोमेस्टिक आपका कितना खेले हुए हैं, फर्स्ट क्लास बहुत खेले हुए हैं आपका, और एज ए टेस्ट बॉलर वो बहुत अच्छे हैं। नो डाउट एक आधा मैच जो खेले उसमें बहुत अच्छी उनकी फॉर्म नज़र नहीं आई है, मगर वो पाकिस्तान के उस पिचेस के ऊपर खेले हैं जहाँ पर सब ने तनकीद की कि इसमें कुछ भी नहीं है बॉलर्स के लिए। मुझे लगता है कि पर्थ में शायद उनका चांस बनता था और फ़हीम अशरफ का नहीं बनता था, मगर पाकिस्तान एक सोच लेके चल रहा है कि फ़हीम अशरफ बैटिंग भी कर लेता है। मुझे लगता है कि इस सोच को बदलना है कि आपको पक्के बॉलर पक्के बैटर खिलाने, या बहुत अच्छे ऑलराउंडर जैसे पांड्या है उनका आप रिस्क ले सकते हैं कि वो मतलब रिस्क नहीं लेना, वो बल्कि
के एज हैं बहुत बड़े, और मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप इंडिया अगर हारा तो पांड्या के ना होने की वजह से, क्योंकि एक बॉलर का एज भी था उनके पास और एक अच्छे बैटर का भी एज था, जो कि पांड्या की सूरत में उनको नहीं मिल पाया। तो पांड्या जैसा ऑलराउंडर हो तो आप वहाँ पे तो जा सकते हैं, मगर फ़हीम अशरफ जो पूरे बॉलर भी नहीं है, पूरे बैटर भी नहीं है, वहाँ पर ये रिस्क लेना कि उनको पूरा एक खिलाड़ी के तौर पर वहाँ पे खिलाया जाए और आपको लगता है कि वो ऑलराउंडर हैं, बट उनकी उनकी रैकेट नहीं बता रहा कि वो एक अच्छे ऑलराउंडर है। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान का एक गैम्बलिंग ट्रिक होगी। अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे लगता है कि मुश्किल पड़ेगा पाकिस्तान को, क्योंकि वो एज ए बॉलर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे नहीं है लंबे अरसे से। हम उनको T20 में भी देखते हैं, वनडे में भी देखा है हमने उनको, टेस्ट में भी आपने अब डाला है उनको, आई डोंट थिंक सो कि वो कि बहुत ज़्यादा ट्रम्प कार्ड के तौर पे शामिल हो। मुझे लगता है कि मीर हमज़ा की तरफ जाना चाहिए था। ठीक है, बैटिंग एज नहीं मिल रहा आपको, बट आपके पास आमिर जमाल भी हैं, वो भी ऑलराउंडर हैं। तो इतने ऑलराउंडर, और देखा जाए तो 2 पक्के बॉलर हैं आपके पास, शहीन शाह अफरीदी और खुर्रम शहजाद, बाकी तो अपने ऑलराउंडर डाले हुए हैं। तो पर्थ के अंदर ऑस्ट्रेलिया का शिकार आप ऑलराउंडर से करना चाह रहे हैं, तो विश यू गुड लक। मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छी ट्रिक होगी। बाकी सब टीम मुझे बेहतर लग रही है, 10 के 10 जो हैं, बट मुझे लगता है कि फ़हीम अशरफ की जगह पे मीर हमज़ा का होना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों, आपको ये फाइनल 11 कैसा लग रहा है? मैं ये नहीं कह रहा कि मीर हमज़ा होगा तो पाकिस्तान जीत जाएगा, बट मुझे लगता है कि एक टफ फाइट पाकिस्तान दे सकता था। जीत तो पाकिस्तान इसमें भी सकता है, बट ऑफ कोर्स फेवरेट इज़ ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, फाइनल 11 बेहतर है या इसमें कोई और चेंज होनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।